हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज डील्स विद द फ्री कंसेंट। कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है तो उसका उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करी गई है किसी भी पार्टी की, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। कि अग्रीव्ड पार्टी अंडर द सेक्शन 19 उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, या फिर उसकी ऑप्शन वर वो कंटिन्यू भी कर सकती है अगर वो फैक्ट के रिलेटेड जो उसकी कंसेंट ली गई है किसी भी फैक्ट को रिलेटेड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो फैक्ट बहुत ही मटीरियल है एंड वो सीरियस नहीं है। Now let's we discuss it in detail. Starts from the meanings of the misrepresentation. मीनिंग ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गलत बात बता दी, लेकिन वो गलत बात जानबूझकर या फिर किसी धोखा देने की इंटेंशन से नहीं बताई। जैसे कि फ्रॉड के केस में हम किसी को गलत बात धोखा देने की इंटेंशन से बताते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में गलती नेग्लिजेंस की वजह से होती है। सो स्टूडेंट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट। मीन्स एक ऐसी गलत स्टेटमेंट जिसके बारे में हमारा बिलीफ भी ट्रुथ होता है, हम भी उस पर विश्वास कर रहे होते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है, बट इन रियल में वो स्टेटमेंट सही नहीं होती एंड वो हमें उस बात का नहीं पता होता। नाउ वी विल सी द रेलिवेंट सेक्शन रिलेटेड टू द मिसरिप्रेजेंटेशन। कि मिसरिप्रेजेंटेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कौन से सेक्शन में कवर होता है, वो सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 कहता है मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड करता है 3 सिचुएशंस को। फर्स्ट सिचुएशन इज पॉजिटिव असर्शन विदाउट नोइंग द ट्रुथ। मतलब जब एक पार्टी अपने नॉलेज बिना वेरीफाई किए कोई स्टेटमेंट बोल दे और दूसरी पार्टी उस बात को मानकर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जहां इंटेंशन फ्रॉड का नहीं है लेकिन केयरलेस गलती हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक सेलर बायर को कहता है जे लैंड 500 स्क्वेयर यार्ड की है, आप इसको ले लो। सेलर्स ने कभी भी सर्वे रिपोर्ट या फिर मेजरमेंट वेरीफाई नहीं किया था उस लैंड का, बस अपने अंदाजे से अपनी विश से कह दिया कि बायर कि वो लैंड 500 स्क्वायर मीटर्स है एंड बायर ने भी उस बात को मान लिया कि वो लैंड 500 स्क्वायर मीटर्स ही है एंड एग्रीमेंट साइन कर लिया। बाद में पता चलता है कि लैंड सिर्फ 400 स्क्वायर यार्ड्स ही है। यहाँ पर सेलर्स में के माइंड में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की, उसको खुद ही रियल फैक्ट्स नहीं पता थे। जहाँ सेलर ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था लेकिन बिना सच को वेरीफाई किए स्टेटमेंट दे दी थी, इसलिए यह मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा। सेकंड सिचुएशन इज द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी लीडिंग टू द मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब जब एक पार्टी अपनी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी के अंडर कोई भी गलत बात बता देती है दूसरी पार्टी को एंड पूरा सच को डिस्क्लोज नहीं करती है एंड जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को गलत इंप्रेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस, जो कि पब्लिक को शेयर बेचने का डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, उसको पब्लिश करती है। उसमें लिखती है कि कंपनी ने पिछले साल ₹10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो यह फैक्ट छुपा देती है कि उस प्रॉफिट में से आधा पैसा एक वन टाइम ट्रांजैक्शन से आया था जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा। इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टस पढ़ के समझता है कि कंपनी रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग है और शेयर्स खरीद लेती है, जहां कंपनी ने अपनी ड्यूटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर का ब्रीच किया है और इन्वेस्टर्स को जिसकी वजह से इन्वेस्टर पर गलत इंप्रेशन पड़ा, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट दे दी एंड कंपनी ने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी थी प्रोस्पेक्टस में, तो यह एक मिसरिप्रेजेंटेशन का केस हुआ। थर्ड सिचुएशन इज कॉजिंग हाउ एवर इनोसेंटली अनदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक। मतलब जब एक पार्टी के कंडक्ट मिसबिहेवियर की वजह से दूसरी पार्टी को गलत बात समझ में आए। मतलब जो पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ कन्वे कर रही है फैक्ट, उसका बोलने का तरीका ही ऐसा है कि सामने वाली पार्टी को वो बात गलत में समझ आए। मीन्स पार्टी ने खुद डायरेक्टली कुछ भी गलत नहीं बोला है, वो अपनी जगह से ही बोल रही है, बट उसका जो तरीका है बोलने का वो
सही नहीं होता, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी कंफ्यूज हो जाती है इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, ए अपनी पुरानी गाड़ी को नई पॉलिश और एसेसरीज लगा के मार्केट में सेल करता है। उसने डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि गाड़ी नई है, बस पॉलिश और लुक्स से न्यू कंडीशन दिखाई देती है गाड़ी की। बायर ने गाड़ी देख के समझता है कि गाड़ी नई है और खरीद लेता है। बाद में उसको पता चलता है कि गाड़ी तो पुरानी थी। जहां ए ने झूठ नहीं बोला था, पर उसके कंडक्ट से, उसके बिहेवियर से बायर को एक गलत इंप्रेशन मिलता है, जहां पर ए की कोई भी इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की। तो यह भी मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता है। सो स्टूडेंट्स, इफ वी कंक्लूडेड ऑल दीज थ्री सिचुएशंस, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट सिचुएशन में पॉजिटिव असर्शन में बिना सच वेरीफाई किए गलत स्टेटमेंट देना। सेकंड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इसमें जहां हमारी ड्यूटी होती है फैक्ट्स को कुछ डिस्क्लोज करने के लिए, हम उस ड्यूटी को तोड़ देते हैं एंड दूसरी पार्टी पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट इज इनोसेंट कंडक्ट कॉजिंग मिस्टेक, मीन्स अपने बिहेवियर से सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज कर देना। चाहे ही हम कोई बात सही भी कह रहे हों, बट फिर भी अपने बिहेवियर से सामने वाले के माइंड में ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि वो बात गलत है, उसको कंफ्यूजन में डाल देना। हाँ, हमने कंट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 18 डिस्कस किया है, दैट इज रिलेटेड टू द मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज डील्स विद द सेक्शन 19 दैट सेज दैट कंट्रैक्ट अवॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, कि अगर किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करी गई है तो वो कंट्रैक्ट अवॉइडेबल होता है जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, मीन्स जिस पार्टी की कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करी गई है। सेक्शन 19 सेज दैट कि अगर किसी पार्टी का कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर। मतलब जिस पार्टी को मिसलीड किया गया है वो डिसाइड करेगी कि कंट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या फिर कैंसिल करना है। सो नाउ वी विल सी दैट वाई कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पहले हमने कंट्रैक्ट लॉ में जो प्रोविजंस दी गई है मिसरिप्रेजेंटेशन के रिलेटेड उसको डिस्कस किया एंड मीनिंग। नाउ वी विल सी कि दैट कंट्रैक्ट अवॉइडेबल क्यों माना जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो कंसेंट को इफेक्ट करते हैं, उस केस में तो कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कंट्रैक्ट वॉइडेबल क्यों होता है, हम इसको देखते हैं। इसके पीछे जो लीगल लॉजिक है तो यह है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती, मीन्स धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती, एंड जैसे कि फ्रॉड में होती है, यह फ्रॉड से डिफरेंट है। लेकिन फिर भी एक पार्टी को गलत फैक्ट पे बिलीव करा के इंड्यूस किया जाता है। लॉ का प्रिंसिपल है कि कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब पार्टी करेक्ट फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लेती है एंड अपनी किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट देती है। इसलिए अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से दिया गया है देन उस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट एब्सेंट होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि जो एग्रीड पार्टी होती है उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 19 सेज दैट कि जिस पार्टी को मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से नुकसान हुआ है तो उसके लिए कौन कौन सी राइट अवेलेबल होती है, यह सेक्शन 90 में गिवन है। फर्स्ट राइट दैट इज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी इज दैट इज राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। सेकंड राइट इज राइट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर विक्टिम को बाद में लगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन इतना मटेरियल नहीं था, इतना भी सीरियस और इम्पोर्टेंट नहीं था मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है। Third right is restitution that is defined under section 64 of the Indian Contract Act. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है तो दोनों पार्टीज को जो बेनिफिट मिला होता है उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उन पार्टीज को वो बेनिफिट रिटर्न करना होगा। अब हम देखेंगे कि जो डैमेजेस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में हुए हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। दिस इज द शॉर्ट डिफरेंसेस, लेट्स वी सी इट। इन द केस ऑफ द फ्रॉड के केस में डैमेजेस मिलते हैं, बट इन द मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सिर्फ रिसेशन होता है, डैमेजेस नहीं होते क्योंकि जहां इंटेंशन ही नहीं होती। जैसे कि फ्रॉड के केसेस में अग्रीड पार्टी को राइट मिलती थी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की, प्लस उसको जो नुकसान हुआ है उसकी गलत इंटेंशन की वजह से कंसेंट ली जाती है, उसके लिए वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती थी। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस में अग्रीड पार्टी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने या फिर कंटिन्यू करने का राइट होता है, प्लस जो दोनों पार्टीज को बेनिफिट हुआ हो उस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है तो अगर उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उसको वो रिटर्न करना पड़ता है।
स्टूडेंट सेक्शन 19 आल्सो कंटेन सम एक्सेप्शंस। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में अगर अग्रीव पार्टी को पता था कि स्टेटमेंट गलत है, जहां उसके पास अपॉर्चुनिटी थी वेरीफाई करने की, लेकिन उसने वेरीफाई नहीं किया, तो फिर वो सेक्शन 19 का रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। मतलब लॉ कहता है कि लॉ सिर्फ उन्हीं को हेल्प करता है जो डिलीजेंट हो, ना कि नेग्लिजेंट को। मतलब जिसने अपनी खुद की गलती की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन का कंसेंट दिया है, लॉ उनको हेल्प नहीं करता। जहां पार्टी के पास राइट एंड ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर सके, बट उसने अपनी खुद की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं किया। नाउ वी विल सी वन इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को कहा कि उसकी कार एकदम ब्रांड न्यू है और सिर्फ 2000 किलोमीटर ही चली है, बट एक्चुअल में कार 10,000 किलोमीटर चली होती है। लेकिन ए को खुद भी गलत इन्फॉर्मेशन थी इसके रिलेटेड। उसने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था बी को, बट बी जे कार खरीद लेता है। बाद में सच का पता चलता है कि कार 10,000 किलोमीटर चली है। अब बी के पास ऑप्शन है, जहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, मीन्स रिसिंड करे, या फिर कार रखे लेकिन कंप्लेंट ना करे। लेकिन अगर बी को पहले से कार का हिस्ट्री पता था, तो वो सेक्शन 19 के अंडर अपनी राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता, जो राइट्स हमने ऊपर डिस्कस करी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की या फिर बेनिफिट रिटर्न करने की। नेक्स्ट वी विल सी सम इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू द मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड सेक्शन 19 की सेक्शन 19 के अंडर जो जो राइट्स मिलती है उसके रिलेटेड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के रिलेटेड हम केस लॉस देखेंगे। फर्स्ट इज रेड ग्रे वर्सेस हर्ड। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है तो एग्रीव पार्टी कैंसिल कर सकती है, चाहे उसके पास वेरीफाई करने का चांस था। सेकंड केस लॉ इज डेरी वर्सेस पीक। इस केस में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का क्लियर डिफरेंस बताया गया है। कोर्ट ने यह बताया था इस केस में कि फ्रॉड इज इक्वल टू डेलिब्रेट डिसेप्शन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू इनोसेंट मिस्टेक। मीन्स फ्रॉड के केस में हमने अपनी विश से, अपनी मर्जी से कोई धोखा देने की इंटेंशन की वजह से कंसेंट ऑब्टेन करी है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में यह इनोसेंट मिस्टेक होती है, ऐसी कोई भी इंटेंशन धोखा देने की नहीं होती। नेक्स्ट केस लॉ इज कुंडाल लाल वर्सेस कस्टोडियन। इस केस में कंसेंट बताया गया कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। Now next we will see the constitutional angles, which is deals with the factor misrepresentations that affect the free consent. First is Article 14 जो कि डील करता है with the fairness और equality, but misrepresentation एक unfair advantages को create करता है, that is leads to the violation of Article 14. Next is Article 21 जो कि free choice को protect करता है और misrepresentation choice को distort करता है। So if we concluded the concept of the constitutional angle, section 18 defines the misrepresentation। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत बोल दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को नहीं कंक्लूड करेंगे, ओवरऑल कंसेप्ट को हम जहाँ तक जितना भी डिस्कस किया है उसको कंक्लूड करते हैं एंड बाद में मूव फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। सेक्शन 18 जो कि डिफाइन करता है मिसरिप्रेजेंटेशन को, एंड सेक्शन 19 दैट इज डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन दैट कंट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, कि अगर किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा कंट्रैक्ट के पर। अंडर सेक्शन 19 रेमेडीज भी मिलती हैं that are in the form of rescissions, मीन्स कंट्रैक्ट को कैंसिल करने की, एंड रेस्टिट्यूशंस। बट इसके रिलेटेड एक एक्सेप्शन दी गई है दैट रेमेडीज अगर मीन्स एक्सेप्शंस टू रेमेडीज मीन्स अगर सच पता था किसी पार्टी को एंड बट उसने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो वहाँ पर वो पार्टी रिलीफ नहीं डिमांड कर सकती, रिलीफ को नहीं क्लेम कर सकती अंडर सेक्शन 19। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट मिसरिप्रेजेंटेशन कंट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मतलब वॉइड नहीं बनाता, सिर्फ एक पार्टी को चॉइस देता है। सेक्शन 19 एक शील्ड है विक्टिम के लिए, जिसे वो अनफेयर इंड्यूसमेंट के बेसिस पर बाइंडिंग नहीं होता। इसलिए जुडिशरी एग्जाम में यह लिखना बहुत ही जरूरी है, जब किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यह लिखना बहुत ही जरूरी है कि मिसरिप्रेजेंटेशन से कंट्रैक्ट वॉइड नहीं होता बल्कि वॉइडेबल होता है एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पर। स्टूडेंट कभी भी कंफ्यूज मत होना, जैसे कि अदर फैक्टर्स में कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बस, बट मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कंट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है। स्टूडेंट जहाँ तक हमने सेक्शन 19 एंड 18 की जो प्रोविजंस थी मिसरिप्रेजेंटेशन के रिलेटेड हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, एंड सेक्शन 19 के रिलेटेड जो भी रेमेडीज प्रोवाइड करी गई एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन, कि मिसरिप्रेजेंटेशन को प्रूव करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप
समझते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। फर्स्ट इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मीन्स पार्टी ने कोई ऐसी बात कही जो फैक्चुअली गलत होती है। फॉर एग्जांपल सेलर बोलता है कि मशीन 1 साल पुरानी है, कोई भी मशीन जो उसने बेच ली है वो 1 साल पुरानी है, जबकि रियलिटी में क्या होता है कि वो मशीन 5 साल पुरानी होती है। सेकंड, स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इनोसेंटली, झूठ बोलने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट दूसरी पार्टी को कन्वे करी जाती है वो इनोसेंटली बनाई गई हो। अगर इंटेंशन होता है तो वो फिर फ्रॉड का केस बन जाता है। थर्ड इज इंड्यूसिंग दी अदर पार्टी, जे फॉल्स स्टेटमेंट दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस करे, मीन्स जो स्टेटमेंट हमने फॉल्स स्टेटमेंट दी है वो दूसरी पार्टी को इंड्यूस भी करे उसकी कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब बिना इस स्टेटमेंट के दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इज मस्ट रिलेट टू द फैक्ट एंड नॉट टू द ओपिनियन, जो स्टेटमेंट हमने गलत दी है वो फैक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, ओपिनियन के रिलेटेड नहीं। सिर्फ फैक्ट के बारे में गलती होनी चाहिए, मीन्स ओपिनियन पे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बनता। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन दिया हो जो गलत निकले, अगर किसी एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है हमने वो दिया है किसी दूसरी पार्टी को, अगर वो गलत निकले तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता है। ओनली है एक वन एक्सेप्शन है, अदरवाइज ओपिनियन पर मिसरिप्रेजेंटेशन देना, सॉरी ओपिनियन पर कोई गलत स्टेटमेंट दे तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस नहीं बनता। नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, की मिसरिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स की होती हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशली कैटेगरीज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अलग से नहीं दी गई, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 मेन टाइप्स को समझते हैं ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जब स्टेटमेंट गलत है लेकिन बोलने वाले को, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है उसको खुद को भी लगता है कि स्टेटमेंट सही है। जैसे मैं आपको कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ बट जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, बट मुझको खुद को लगता है कि वो स्टेटमेंट सही है, मुझको खुद को ही नहीं पता होता कि वो स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड टाइप इज नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जब बिना प्रॉपर चेक किए हम गलत इन्फॉर्मेशन दे दें किसी पर्सन को। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था 500 स्क्वायर मीटर पारा, जो कि हमने उस लैंड की जो 500 स्क्वायर फीट था कि जो लैंड की मेजरमेंट था हमने उसको नहीं खुद मेजर करा था। नेक्स्ट टाइप इज बाय द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, जब किसी पर्सन के ऊपर कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी होती है सच बताने की, बट वो इस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है और वो सच नहीं बताता दूसरी पार्टी को। जहाँ हमने देखे 3 मेन टाइप्स ऑफ दी मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशली नहीं दिए गए बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 19 में डिस्कस भी किया है। इस हेड में हम सिर्फ ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, की अग्रीव पार्टी जिसको धोखा मिला है वो डिसाइड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या फिर कैंसिल करना है। सेकंड इफेक्ट दैट इज राइट टू रिसेंट, कि जो अग्रीव पार्टी होती है उसको राइट मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। थर्ड इज राइट टू रिस्टोर, अगर गुड्स सर्विसेज ली गई हैं तो उसको मीन्स कोई भी बेनिफिट ऑब्टेन करा गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई हैं वहाँ पर दोनों पार्टीज को अपने अपने बेनिफिट्स को रिटर्न करना पड़ेगा। फोर्थ इज डैमेजेस, नॉर्मली डैमेजेस अवेलेबल नहीं होती मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं होती, जहां पर इन्वॉल्व धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती। लेकिन अगर नेग्लिजेंस है तो कभी कभी डैमेजेस भी मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रॉड के लेक्चर में भी एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में भी, लास्ट स्लाइड्स में। इसका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि है इंटेंशन का। नाउ वी विल सी सम मोर डिफरेंसेस। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों ही फ्री कंसेंट को इफेक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक फर्क होता है जो कि है मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टी बिना किसी धोखा देने की इंटेंशन के एक गलत या मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोल देती है, यानी उसका इंटेंशन डिसीव करना, मिस धोखा देने का नहीं होता, बस नेग्लिजेंस या फिर इनोसेंट मिस्टेक के कारण दूसरी पार्टी को गलत बात बता दी जाती है, या फिर जानबूझकर बात गलत नहीं बताई जाती, सिर्फ नेग्लिजेंस एंड इनोसेंट मिस्टेक के थ्रू ही दूसरी पार्टी को गलत फैक्ट कन्वे कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक सेलर अगर गलती से बोल दे कि गाड़ी कभी एक्सीडेंट में नहीं गई, कि कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन इन रियलिटी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का, की नॉलेज सेलर को खुद को भी
नहीं थी, तो यह मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा। इस केस में रेमेडी सिर्फ जो रेमेडी मिलती है अग्रीव्ड पार्टी को, वो रेमेडी सिर्फ रिसेशन की होती है, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। डैमेजेस मिलने इस केस में बहुत ही रेयर है। एंड ऑन दी अदर साइड फ्रॉड के केस में फ्रॉड एक इंटेंशनल रॉन्ग है, जहां पार्टी को क्लियरली पता होता है कि जो बात वो कह रहा है वो झूठ है, फिर भी वो जानबूझकर दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए उस गलत स्टेटमेंट को यूज करता है, जानी जहां मेंसरिया जानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर को पता है कि गाड़ी एक्सीडेंट में गई है, कि गाड़ी का कोई भी छोटा मोटा या फिर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर खुद की इंटेंशन से डेलिबरेटली इस फैक्ट को हाइड करता है, सो दैट कि बायर कंफ्यूज हो सके या फिर वो बायर गाड़ी को खरीद सके ऐसे कि वो उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो यह एक फ्रॉड का केस माना जाता है। फ्रॉड में अग्रीव्ड पार्टी को जो रेमेडीज मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की ही नहीं बल्कि उसको डैमेजेस भी मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के केसेस में अग्रीव्ड पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही सकती है, साथ ही साथ में उसको डैमेजेस क्लेम करने का भी राइट मिलता है। स्टूडेंट, हम एक और डिफरेंस देखेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। मिसरिप्रेजेंटेशन में प्रूव करना होता है कि स्टेटमेंट गलत था, बट फ्रॉड में प्रूव करना होता है कि गलत स्टेटमेंट के पीछे कोई एक धोखा देने और डिसीटफुल इंटेंशन भी थी। गलत स्टेटमेंट तो प्रूव करनी होती है, बट इंटेंशन की धोखा देने की इंटेंशन है उसको भी प्रूव करना होता है। सो स्टूडेंट्स, हेयर आर 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। So student, here is one of the more practical example here as we have discussed earlier. So यह example almost same ही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस कुछ वॉल्यूम्स क्राइटेरिया ही इसमें अलग दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन द वन ऑफ द फ्लो चार्ट, जो भी टॉपिक हमने इस कंसेप्ट में डिस्कस किया है मिसरिप्रेजेंटेशन में, आपकी रिवीजन के लिए, आपकी रिकॉलिंग के लिए दिया गया है यह फ्लो चार्ट। आप देख सकते हो, अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी इस फ्लो चार्ट के थ्रू, एंड आपको यह फ्लो चार्ट एग्ज़ाम में भी बनाकर आना है फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स। नाउ नेक्स्ट वी विल कंक्लूड द टॉपिक मिसरिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट, आपको हमेशा याद रखना है कि मिसरिप्रेजेंटेशन एक इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होती है जो बिना इंटेंशन के दिया जाता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है और अग्रीव्ड पार्टी को ये राइट मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में जो एक रियल डिफरेंस होता है वो होता है इंटेंशन का। फ्रॉड में डेलिब्रेट डिसेप्शन होता है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन एक गलती एंड नेग्लिजेंस की वजह से होता है। So student, up to here our topic of misrepresentation is completed, so stay connected to our channel contract and other law subject lectures and please subscribe to my channel. Thank you so much। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ।